students, my name is Fiza Sana and as you know we are here for geography for class 7. जैसे कि आप जानते हैं हमारा लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 हमने कवर कर लिया था जो कि बेसिकली हमारा था एटमॉस्फेयर से रिलेटेड और उसमें हमने प्रॉपरली एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड उसकी सर्कुलेशन जो है ओवरऑल ग्लोब हमने उसके बारे में पढ़ा था। आज जो बेसिकली हम पढ़ने लगे हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और आपके लिए एक नॉलेजेबल चैप्टर है जिसमें आप काफ़ी नॉलेज गेन करेंगे। देखें, क्लाउड्स तो हम देखते हैं, आसमान आप रोज़ देखते हैं, उस पर आप डिफरेंट शेप्स भी देखते हैं क्लाउड्स की, वो कितनी प्यारी प्यारी शक्लें बनी होती हैं। कई दफ़ा बादलों को देखकर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो जाते हैं कि कितनी खूबसूरत शक्ल के बादल हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है उन बादलों की जो शेप्स हैं, जो क्लाउड्स की डिफरेंट शेप्स देखकर आप एक्साइटेड होते हैं, उनके डिफरेंट नेम्स हैं और उनके बनने की भी वजूहात होती हैं, उनके पीछे कुछ रीज़न्स होते हैं, वो क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं और उनके पीछे क्या रीज़न्स हैं, वो भी हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है चल रहा है, मैंने लिखा हुआ है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन टुडे इज़ आवर टॉपिक और चैप्टर नंबर 6 है ये आपका जो हम स्टार्ट करने लगे हैं। स्टार्ट करते हैं ह्यूमिडिटी एंड कंडेंसेशन से। ह्यूमिडिटी मैं बारहा पहले भी बता चुकी हूँ क्या होती है, नमी। आसान लफ्ज़ों में आप इसे देख के या बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो आपके वाटर वेपर्स की क्वांटिटी है वो बेसिकली क्या है, ह्यूमिडिटी इन ईजी वर्ड्स। ओके, कंडेंसेशन अगर आपको याद हो वेपोराइजेशन का जो हम लोगों ने टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है पिछले चैप्टर्स के अंदर, उसमें हमने पढ़ा हुआ है जब आपका वाटर एवेपोरेट होके वाटर वेपर्स की फॉर्म में ऊपर चला जाता है, एटमॉस्फेयर के अंदर लॉक हो जाता है, तो वहाँ पर उसमें कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू होता है और कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है वो बादल बनाता है। इज इट क्लियर? वो लॉक हो रहे होते हैं, वो वाटर वेपर्स इकट्ठे कंबाइन फॉर्म इख्तियार कर रहे होते हैं और वो कंबाइन जब हो रहे होते हैं तो वो कंडेंसेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं, उसके अंदर बादल बनना शुरू होते हैं और वही बादल अगर किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के अंदर एटमॉस्फेयर में जब स्पेसिफिक टेम्परेचर के अंदर से गुजरते हैं तो वहाँ पर वो बारिश बरसाने का सबब भी बन जाते हैं। यही बेसिकली इसका आगे डिटेल लिखा हुआ है। देखें जल्दी से बेटा, पेज नंबर 58 ओपन कर लीजिए। यहाँ से आपका टॉपिक शुरू हो रहा है चैप्टर नंबर 6 का, दैट इज ह्यूमिडिटी एंड कंडेंसेशन। द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि आपकी एटमॉस्फेयर में, फ़ज़ा के अंदर जो वाटर है किस फॉर्म में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में, वो बेसिकली क्या कहलाता है, ह्यूमिडिटी कहलाता है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर्स वेरीज इन एटमॉस्फेयर, जो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स की क्वांटिटी है वो वेरी करेगी। वेरी कैसे करेगी? क्योंकि आपकी ज़मीन एक जैसी नहीं है, उसकी सतह एक जैसी नहीं है, वो वेरी करती है। उसके अंदर बहुत सी वैरायटी है। कहीं पर मैंने पहले भी बताया हुआ है समंदर है, कहीं के पे आपके जो है वो रेतले इलाके हैं, सहरा है, डेजर्ट्स हैं, फिर कहीं पर मैदानी इलाके हैं तो कहीं पर माउंटेन्स हैं, राइट। तो बेटा जी जहाँ पर सहरा है, जहाँ बारिश होती नहीं है, पानी मौजूद नहीं है, वहाँ पे एवेपोरेशन का प्रोसेस भी नहीं होता है, तो वहाँ पर उस एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स की तादाद कदरे कम होती है बनिस्बत उस एरिया के जहाँ पर दरिया या समंदर मौजूद हैं। वहाँ पर वेपोराइजेशन भी होती है और वाटर वेपर्स की तादाद भी बनिस्बत दूसरे इलाकों के ज़्यादा होती है। इज इट क्लियर? आगे देखें। द वाटर फ्रॉम सी, लेक्स एंड रिवर्स कॉन्टीन्यूसली एंटर द एटमॉस्फेयर विद द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। जैसे मैंने बता दिया आपको कि सी, लेक्स, रिवर्स, समंदर, तालाब, दरिया, नहरें, जहाँ पर भी पानी की क्वांटिटी मौजूद होगी वो वेपोराइजेशन का प्रोसेस वहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा और सूरज की शुआएं जैसे पड़ेंगी पानी वेपोरेट होगा, वाटर वेपर्स की फॉर्म में आपके एटमॉस्फेयर में लॉक होगा और कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इन एटमॉस्फेयर दिस वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ गैस। वाटर वेपर्स जो आपके जाते हैं एटमॉस्फेयर में वो बेसिकली ये नहीं होता कि पानी ऊपर जो है वो ठहर गया है, ऐसा नहीं है, वो गैस की फॉर्म में लॉक हो जाता है। वाटर वेपर्स बेसिकली गैस है, ये गैस है, ठीक है। If the temperature of air is high, then the capacity to absorb water vapor is also high. वेपोराइजेशन का जो प्रोसेस है बेटा वो कब होगा? जब सूरज की शुआएं पड़ेंगी, टेम्परेचर हाई होगा, तो डेफिनेटली जिस जगह का टेम्परेचर जितना हाई होगा वहाँ पे
जो आपकी एवेपोरेट होगी वो भी पानी एवेपोरेट होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा। इफ़ एयर बिकम्स फुल ऑफ वाटर वेपर्स देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन स्टार्ट्स इन एयर। और वो कहते हैं कि जहाँ पर जो है वो हवा जो है वो वाटर वेपर से भर जाएगी, फुल हो जाएगी, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा कि कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, बादल बनना शुरू हो जाएंगे। इन दिस प्रोसेस वाटर वेपर्स टर्न इनटू रेन एंड फॉल। और इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो वाटर वेपर्स हैं वो बारिश की शक्ल इख्तियार करके ज़मीन पर वापस आना शुरू हो जाते हैं। If temperature of atmosphere decreases, its capacity to absorb water vapors also decreases and at particular temperature, condensation starts in the air. वो कहते हैं कि अगर आपका टेम्परेचर जो है वो एटमॉस्फेयर का डिक्रीज हो गया है तो वाटर वेपर्स की एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी एटमॉस्फेयर में कम हो गई है। ठीक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतने ज़्यादा वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब करेगी एटमॉस्फेयर, जितना टेम्परेचर कम होगा उतने वाटर वेपर्स कम एब्जॉर्ब होंगे। सो जो कंडेंसेशन का प्रोसीजर है वहाँ पे भी स्टार्ट होता है। ड्यू टू कोल्ड द वाटर वेपर्स कन्वर्ट इनटू क्लाउड्स। अब क्या होता है कि जब एटमॉस्फेयर के अंदर जो थोड़े बहुत वाटर वेपर्स उसने अपने अंदर लॉक किए हुए हैं, टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया। अब टेम्परेचर डिक्रीज होने से जो वाटर वेपर्स आपके एटमॉस्फेयर में लॉक हैं उनका टेम्परेचर भी क्या हुआ है, कम हो रहा है, वो ठंडे हो रहे हैं और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके वो वाटर वेपर्स क्लाउड्स की शक्ल इख्तियार करते हैं। फिर क्लाउड्स में से या तो रेन बारिश या स्नो बर्फ़ या हेल और ड्यू। ड्यू क्या होती है, जो आपके सुबह आप उठते हैं तो अक्सर आपने कभी पत्तों के ऊपर जो है वो शबनम के कतरे देखे हों छोटे छोटे पानी के, वो ड्यू होती है। ठीक है, हेल इज़ काइंड ऑफ हेलिंग, आपको उसको वो जो गोले पड़ते हैं, ठीक है, ओले बरसते हैं वो। ठीक है, यानी कि ये बेसिकली रेन, स्नो, स्लीट, आपकी हेल, ड्यू, ये सारी चीज़ें जो भी आपकी एटमॉस्फेयर में आपको नज़र आती हैं और हवा ऊपर से आपके पास दोबारा नीचे आ रही होती हैं, ये किस प्रोसेस से गुजर के आ रही होती हैं, कंडेंसेशन से। ठीक हो गया, यहाँ पर ये आपका ह्यूमिडिटी एंड कंडेंसेशन आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं जी टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया क्लाउड्स क्या होते हैं और फिर आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड्स क्या हैं। अंडर स्पेसिफिक कंडीशन द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर गैदर अबव सी सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर वाटर वेपर्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं सी लेवल से ऊपर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, कतरों की शक्ल में। द ड्रॉपलेट्स फॉर्म द क्लाउड्स, और वो ड्रॉपलेट्स क्या करती हैं, बादल बनाती हैं। क्या बनाती हैं, बादल बनाती हैं। इफ द सेम प्रोसेस हैपन्स ऑन अर्थ सरफेस इट इज़ नोन एज फोग। अब अगर ये प्रोसीजर यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर्स गए हैं वो ड्रॉपलेट्स बन गए हैं, ड्रॉपलेट्स ने क्या बना दिया, बादल बना दिया। ये तो हुआ एटमॉस्फेयर में। अगर यही प्रोसेस ज़मीन पे ऊपर हो रहा हो, ज़मीन के अंदर ही काम हो रहा होता है, तो वो क्या होती है, वो फोग होती है, धुंध। सर्दियों में हम देखते हैं ना, धुंध हो जाती है बहुत ज़्यादा। एक तो स्मोग है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, फोग की बात कर रहे हैं। आपको लगता है बादल बादल ज़मीन पर फिर रहे हैं, ठीक है, उसमें से आप जो है वो गुजरेंगे तो आपको फील होगा कि जहाँ जहाँ पे बादल है वहाँ वहाँ पे गीला है, वो जगह जो है वो उसके ऊपर पानी के कतरे पड़े हुए हैं। इट मीन्स कि वो बेसिकली कंडेंसेशन का प्रोसेस है जो कि एटमॉस्फेयर की बजाय अब कहाँ हो रहा है, ज़मीन के ऊपर हो रहा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ड्रॉपलेट्स को ज़मीन पर ही मिलना शुरू हो गया है। इज इट क्लियर? आगे देखें। As clouds are the combination of water droplets, therefore their presence increases the humidity of an area. क्योंकि clouds जब होते हैं वो water vapors के साथ mix होते हैं, ठीक है, पानी की तादाद ज़्यादा हो जाती है, तो ऑब्वियसली उस एरिया में, उस इलाके के अंदर आपको ह्यूमिडिटी ज़्यादा फील होती है। हम कहते हैं कि जी बारिश होने वाली है, बादल आ गए हैं, हबस बन गया है बहुत ज़्यादा, आपको हर चीज़ में नमी नमी फील होगी, गीला गीला लगेगा। वो ह्यूमिडिटी की जो मिकदार है उस एरिया के अंदर इंक्रीज हो जाती है। द कवर ऑफ क्लाउड्स रिफ्लेक्ट्स बैक टू द हीट वेव्स कमिंग फ्रॉम द अर्थ। यही जो क्लाउड्स का कवर बनता है ये आपकी हीट वेव्स को अर्थ पे आने से पहले ही रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, यानी रुकावट पैदा कर देता है सूरज की शुआओं को ज़मीन पर आने से। बादल आ गए हैं, सूरज की शुआएं अब तक नहीं आती हैं। ऐसे ही है ना, जैसे ही सूरज के आगे से बादल गुजर रहा होता है तो सूरज छुप जाता है, वो रेस को रोक देता है। तो बिल्कुल वही बात है कि यहाँ पर वो जो है वो बेसिकली आपकी
जो रेज हैं उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, वो अर्थ पर नहीं पड़ती हैं। It results in the rise in temperature of that area. The presence of clouds during winter increases the temperature of that place. जब आपके बादल आते हैं तो वो उस इलाके के जिस पे यानी वो बादल छा गए हैं वहाँ के एरिया को बेसिकली क्या कर देते हैं, उसका टेम्परेचर राइज कर देते हैं। वो एक घुटन का एहसास आपको होता है, एक सफोकेशन फील होना शुरू हो जाती है क्योंकि ह्यूमिडिटी की तादाद ज़्यादा हो जाती है। क्लाउड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स, देयर डिटेल्स आर फॉलोइंग। अब क्लाउड्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। कैसे हैं जी, ये आपकी 4 टाइप्स हैं बेटा। लो लेवल क्लाउड्स, ठीक है, और उसके बाद आपके आ जाती हैं मिड लेवल क्लाउड्स, और फिर हैं जी आपका हाई लेवल क्लाउड, ठीक है, और लास्ट वन इज वर्टिकली डेवलप्ड क्लाउड्स। ठीक है, अब क्या है ये हम इनको डिटेल में देखते हैं। लो लेवल क्लाउड्स क्या हैं जी? लो लेवल क्लाउड्स आर फाउंड अबव अबाउट 2000 मीटर्स अबव सी लेवल। दे इंक्लूड स्ट्राटस, स्ट्राटोक्यूमुलस एंड निम्बोस्ट्रेटस। अब ये नाम हैं, ये आपको याद करने हैं, बहुत ध्यान से इन नामों को देखें। स्ट्रेटस, स्ट्रेटोक्यूमुलस एंड निम्बोस्ट्रेटस। फर्स्ट थिंग, अब ये वो बादल हैं जो आपको सी लेवल से ऊपर 2000 मीटर्स की बुलंदी के ऊपर मिल जाते हैं, यानी ये पहली लेयर है बादलों की जो आपको एटमॉस्फेयर में नज़र आती है, पहली बात। अब स्ट्रेटस, स्ट्रेटोक्यूमुलस एंड निम्बोस्ट्रेटस काइंड ऑफ क्लाउड्स जो हैं वो आपको नज़र आते हैं इस लेवल के ऊपर, और वो कैसे होते हैं? अच्छा जी, स्ट्रेटस मीन्स, स्ट्रेटस कौन से होते हैं जी? स्ट्रेटस वाले जो बादल होते हैं ना वो फ्लैट होते हैं, शेपलेस, कोई उनकी प्रॉपर शक्ल नहीं होती है, वो टेढ़े मेढ़े से आपको मिलेंगे, ऐसे जैसे किसी भी शक्ल के अंदर आपको नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, वो इस टाइप के फ्लैट बादल होगा, कोई गोल गोल सा नहीं होता बल्कि फ्लैट फ्लैट, लंबे लंबे से, अजीब से, बेढंगे से जो हैं वो फीचरलेस जो हैं वो बादल हैं, कोई प्रॉपर शेप लिए हुए वो नहीं होते हैं। फर्स्ट थिंग, स्ट्रेटोक्यूमुलस कौन से होते हैं? बिग ग्राउंड मैसेस, लाइंस और वेव्स। बिग ग्राउंड मैसेस, जो बड़े बड़े बिग ग्राउंड मैसेस, बड़े बड़े मैस की शक्ल में होते हैं बादल, ठीक है, एक ही जगह पे बहुत बड़ा सा आपको गोले की शक्ल में बादल नज़र आ रहा है, दैट इज बेसिकली स्ट्रेटोक्यूमुलस। फिर आ गया आपका निम्बोस्ट्रेटस। निम्बोस्ट्रेटस होते हैं जो डार्क ग्रे कलर के बादल होते हैं, ठीक है, वो यूनिफॉर्म होते हैं, मीन्स एक जैसे, बिल्कुल जैसे काली घटा आती है, काले बादल आते हैं ना, एक ही दफ़ा पूरा कवर कर देते हैं ऊपर से, बिल्कुल स्ट्रेट आते हैं वो एक ही बिल्कुल फॉर्म के अंदर, उनकी कोई शेप नहीं होती, कुछ नहीं होता, दे आर यूनिफॉर्म। ऐसे लगता है किसी ने ऊपर ब्लैक या ग्रे कलर की चादर बिछा दी है, ऐसी ही होती है ना, वो बेसिकली आपको निम्बोस्ट्रेटस होते हैं। और ये वाले बादल जो होते हैं ये स्नो को प्रोड्यूस करते हैं, स्नो, बारिश, रेन, स्लीट, यानी कि इन बादलों के आने से हम अक्सर कहते हैं भाई काले बादल छा गए हैं, अब क्या होगी? बारिश, ठीक है, या स्नो या स्लीट या हेलिंग, ठीक है, बारिश में होगी, या फिर जिन इलाकों में बर्फ़बारी होती है वहाँ बर्फ़बारी का बाइस बनेंगे, जिन इलाकों में जो है वो स्लीट मिली जुली, यानी कि बारिश और स्नो मिली हुई होती है, वो स्लीट होती है। हेलिंग, बड़े बड़े ओले जिनको हम कहते हैं, गोल गोल बड़े बड़े साइज़ के, ठीक है। ये बादल निम्बोस्ट्रेटस जो होते हैं ये बिल्कुल एक काली चादर की तरह, ग्रे कलर की चादर की तरह पूरे आसमान को कवर करते हैं, यूनिफॉर्म्ड होते हैं, और इनके आने से बारिश या स्नो या हेलिंग या स्लीट जो होती है वो होती है, ये अपने अंदर उस चीज़ को कवर करके लेके आ रहे होते हैं। फिर आ जाते हैं आपके मिड लेवल क्लाउड्स। मिड लेवल क्लाउड्स कौन से हैं? मज़ीद आप सी लेवल से ऊपर जाते हैं 2000 से 6000 मीटर्स अबव, तो आपके कौन से क्लाउड्स शुरू हो रहे हैं जी? बेसिकली आपके मिड लेवल क्लाउड्स स्टार्ट हो रहे हैं, और वो कौन से हैं? आल्टोस्ट्रेटस और आल्टोक्यूमुलस। आल्टोस्ट्रेटस शीट लेयर, यानी एक शीट की तरह के होते हैं, एक लेयर की फॉर्म में होते हैं। ये अब आपके कौन से लो लेवल क्लाउड से ऊपर आपके मिड लेवल क्लाउड स्टार्ट हो रहे हैं, ये एक शीट की फॉर्म में होंगे। या आपको यहाँ कौन से बादल मिलेंगे? आल्टोक्यूमुलस,
क्यूमुलस का फिर वही बात है, जो मैसेस की फॉर्म में, रोल्स की फॉर्म में, बड़े बड़े पीसेस की फॉर्म के अंदर आपको ये टाइप जो है वो कहाँ मिलेगी, मिड लेवल क्लाउड्स में, तकरीबन 2000 अबव 6000। ठीक हो गया। आगे आ जाए जी, आपके हाई लेवल क्लाउड्स हैं। हाई लेवल क्लाउड्स कहाँ से आते हैं, ये आपके 6000 मीटर्स अबव, आप सी लेवल से 6000 मीटर्स से ऊपर जो बादल हैं वो बेसिकली आपके हाई लेवल क्लाउड्स हैं। और उसके अंदर आपको जो क्लाउड्स की टाइप मिलती है वो है साइरस, साइरोस्ट्रेटस, साइरोक्यूमुलस, ये आपकी टाइप्स हैं। अब साइरस वर्ड जो है, ठीक है, ये वर्ड है CIRRUS। साइरस बेसिकली इट्स अ टाइप, इसका मतलब क्या है, कर्ल्स, थिन स्ट्रैंड्स, ठीक है, पतले पतले से, ऐसे लगता है जैसे आपने पतले पतले धागों का जो है वो कर्ल बना दिया, ठीक है, आपने उनको कर्ल कर दिया, वो इस तरह के बादल उसके ऊपर आपको शो होते हैं। वो जो बादल हैं वो हैं साइरस। बेसिकली ऐसे लगता है जैसे कि यूं करके किसी ने बाल या कोई चीज़ ऐसे फेंक दी है और वो स्ट्रैंड्स बने हुए हैं, लंबी लंबी सी जो है वो स्ट्रैंड्स की फॉर्म में, आपको कर्ल्स की फॉर्म के अंदर ये बादल नज़र आते हैं। इज इट क्लियर। फिर आ जाते हैं साइरोस्ट्रेटस। साइरोस्ट्रेटस मीन्स इन्हीं कर्ल्स की थोड़ी सी थिन क्रिस्टल्स बने हुए होते हैं, ठीक है, ये क्रिस्टलाइज्ड होता है इसके अंदर, सन रेज कैन बी सीन थ्रू देम, ये इतने क्रिस्टलाइज्ड होती हैं बादल, यानी कि सी थ्रू होते हैं कि इनके अंदर से सन रेज भी गुजर सकती हैं। इज इट क्लियर। साइरोक्यूमुलस, क्यूमुलस का वर्ड पे जहाँ पे आएगा आपने याद रखना है, बड़े बड़े मैसेस की फॉर्म के अंदर, यानी यही जो आपके कर्ल्स हैं या स्ट्रैंड्स हैं ये अब मैस की शक्ल में हैं, बड़े बड़े ढेर की शक्ल के अंदर आपको ये बादल नज़र आ रहा है कि जी ये मुख्तलिफ कर्ल्स की फॉर्म में एक पूरा बड़ा सा मैस बना हुआ है, एक स्ट्रैंड्स की फॉर्म के अंदर जो है आपको बहुत बड़ा क्लाउड नज़र आता है। ये रेयर क्लाउड्स हैं, ये आपको यानी कि बहुत कम नज़र आएंगे, इतने ज़्यादा ये क्लाउड्स आपको रेयरली फॉर्म में ही नज़र आता है, ये आपको ओपनली हर वक्त नज़र नहीं आएगा, बल्कि रेयर क्लाउड्स के अंदर इसकी जो है वो काउंटेबिलिटी है। फिर आ जाए वर्टिकली डेवलप क्लाउड्स के ऊपर। वर्टिकली डेवलप, वर्टिकल आपको नाम से पता चल रहा है, वर्टिकल मींस जो बेसिकली आपके यहाँ पर हम देखें तो अक्सर आपने देखा होगा कि हम देखें तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल हमारे सामने से बादल ऊपर को आ रहा है, ऐसे नहीं लगता कि ज़मीन यहाँ पे शुरू हो रही है और यहीं पे बादल है, ऊपर को जा रहा है, ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में ऊपर को बढ़ता चला जा रहा है। ये बेसिकली वर्टिकल क्लाउड होते हैं, जैसे कि ये आपकी सरफेस ऑफ अर्थ है और सरफेस ऑफ अर्थ में आपको जो क्लाउड नज़र आ रहा है वो कुछ इस शक्ल में नज़र आ रहा है, ठीक है, ऊपर को जाता हुआ, वर्टिकल फॉर्म में ऊपर की तरफ को बढ़ता हुआ बादल आपको फील हो रहा है। दीज आर बेसिकली स्पेशल काइंड ऑफ क्लाउड्स, ये आपको रेयर नज़र आएंगे, ये भी स्पेशल काइंड है। दे टेंड टू एक्सपैंड टूवर्ड्स हाइट, ये हाइट की तरफ को बढ़ते हुए आपको नज़र आएंगे, ऊंची ऊंचे लंबे लंबे जाते हुए। यूजुअली द एक्सपेंशन इन दीज क्लाउड्स इज अबाउट 1000 to 12,000 मीटर्स। अब सी लेवल से अक्सर इनकी जो ऊपर को बढ़ती हुई जो तादाद है वो इस तरह है कि कितनी हाइट पे जाएंगे, कम से कम 1000 पे जा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 मीटर्स तक ये ऊपर की जानिब फैल सकते हैं। क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस आर इंक्लूडेड इन दीज टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। इसमें दो टाइप्स आपको नज़र आते हैं, क्यूमुलस और क्यूमुलस निम्बस। क्यूमुलस कहते हैं फ्लोटिंग कॉटन, ऐसे लगता है कॉटन है जो फ्लोट कर रही है, रुई, बहुत सारी रुई है जो है ना वो ऊपर को जा रही है फ्लोटिंग फॉर्म में, ठीक है, ये इस तरह का बादल आपको लगेगा। क्यूमुलस निम्बस भी इसके अंदर होता है, डेंस वर्टिकल क्लाउड्स इनको कहते हैं, यानी कि वही बहुत ज़्यादा थिक किस्म का, क्यूमुलस का वर्ड जहाँ पे भी क्यूमुलो आता है, ये क्यूमू आता है, मीन्स डेंस, थिक, बहुत बड़े थिक मैसेस की फॉर्म में आपको ये क्लाउड्स ऊपर वर्टिकल फॉर्म में जाते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमारी क्लाउड्स एंड टाइप्स ऑफ क्लाउड्स भी कवर हो गई हैं। प्रेसिपिटेशन एंड इट्स टाइप। प्रेसिपिटेशन क्या होती है? प्रेसिपिटेशन मैंने आपको बताया है, रेन, स्नो, हेलस्टॉर्म, स्लीट, ड्यू ड्रॉप्स, ये सारी आपकी क्या होती है? प्रेसिपिटेशन। समझ आ गई? बारिश किसी भी शक्ल में एटमॉस्फेयर में से पानी का नीचे आना,
बारिश की शक्ल में, बर्फ़ की शक्ल में, ओलों की शक्ल में, बर्फ़ और पानी की मिली जुली शक्ल में, किसी भी फॉर्म के अंदर अगर आपका जो वाटर है वो एटमॉस्फेयर से वापस नीचे ज़मीन में आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। इजी वर्ड्स में, द फॉल ऑफ वाटर ड्रॉप्स ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म। वो कहते हैं कि वाटर ड्रॉप्स का एटमॉस्फेयर से ज़मीन पर आना लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में, बेसिकली इट्स कॉल्ड precipitation. Rain, snow and hailstorm are the types of precipitation. Their detail is below. अब इसके अंदर उसने बेसिकली मेन 3 चीज़ें इसने डिस्कस की हैं टाइप्स, रेनफॉल, स्नो, हेलस्टॉर्म। ठीक है, वो क्या जी, रेनफॉल सबसे पहले आ जाती है। हम इसको रेनफॉल को देखते हैं कि बेसिकली अब हम टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन को देखने लगे हैं और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे अपनी रेन। ठीक है, नंबर 1 इज रेनफॉल। रेनफॉल की बेटा आगे टाइप्स है। ठीक है, रेनफॉल क्या है जी, व्हेन एयर मूव अप फ्रॉम द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, द वाटर वेपर्स गैदर इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। व्हेन एयर मूव्स अप मोर द टेम्परेचर ऑफ दीज क्लाउड्स डिक्रीजेस, द वेपर्स कंबाइन टुगेदर एंड टेक द शेप ऑफ वाटर ड्रॉप्स। अब होता क्या है कि जब हवा ज़मीन से ऊपर को जाती है और वाटर वेपर्स बनाती है, वही वेपोराइजेशन का प्रोसेस, याद आ गया? हाँ जी, वो उसको माइंड में रखिए। तो वाटर वेपर्स जो हैं वो क्लाउड्स की शक्ल के अंदर ऊपर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, गैदर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे हवा ऊपर ऊपर जाती है, टेम्परेचर जो है इन क्लाउड्स का वो चेंज होना शुरू हो जाता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर आके ये वाटर वेपर्स कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर ये क्या करते हैं, बेसिकली भाप होती है ना, वाटर वेपर्स गैस होती है, तो वो गैस क्या होगी, इसकी बेहतरीन आप एग्जांपल देखें कि आपने पानी गर्म होने के लिए देगची रखी है चूल्हे पे, उसके ऊपर आप ढक्कन दे दें, ठीक है, उसको बॉईल होने दें। थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि आप जब उस ढक्कन को उठाएंगे तो उसका जो कैप होगा, यानी वो जो ढक्कन आपने ऊपर दिया है उसके ऊपर स्टीम जमा हो जाती है। वो स्टीम कतरों की शक्ल में वापस नीचे आना शुरू हो जाती है। समझ आ रही बात की? हालांकि पानी तो आपने नीचे उस देगची में डाला था, उस बर्तन में डाला था, लेकिन पानी एवेपोरेट होकर उस कैप के ऊपर लगता जा रहा था और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो पानी वापस कतरों की शक्ल में नीचे आ रहा है। सेम प्रोसेस आपका बेटा एटमॉस्फेयर के अंदर होता है। When these drops become bigger, they fall down as rain. जैसे जैसे वो ड्रॉपलेट्स बड़े होते जाते हैं और उनका साइज़ बड़ा होता है तो वो क्या होते हैं, वो इकट्ठे होके बारिश की शक्ल में ज़मीन पर आ गिरते हैं। द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल की भी बेटा आगे 3 टाइप्स हैं, ओरोग्राफिक, कन्वेक्शनल एंड साइक्लोनिक। ठीक है, orographic rainfalls कैसी होती हैं? The rain which is because of mountains is known as orographic rainfall. When winds full of water vapors face hindrance of mountains, they move up along slopes and their temperature falls. Water vapor turn into drops and rainfall occurs. होता क्या है, पहाड़ी इलाकों में हवा जब गुजर रही है तो रास्ते में उसके रुकावट आ गई है माउंटेन। ठीक है, अब ये माउंटेन की रुकावट आने से क्या हुआ कि ये जो क्लाउड है ये आगे ना जा सका। ठीक है, टेम्परेचर एकदम से डाउन हुआ, वो बारिश यहीं पर बेसिकली बरस गई। क्लियर हो गई बात की? यहाँ पर बेसिकली ये वजह हो गई कि जो टॉप होती है बेसिकली वैसे भी हिल्स की वो स्नो होती है। यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बादल आगे नहीं जा सका, टेम्परेचर एकदम से इंक्रीज हुआ। क्या हुआ, यहाँ पे गर्मी थी, जैसे जैसे ऊपर जाते रहे टेम्परेचर कम होता जा रहा है, ठंडा हो गया। यहाँ पे स्नो की वजह से बिल्कुल ही ठंडा हो गया, तो बादल यहीं पर रुक गया है और यहीं पे उसकी बारिश बरसाने का वो सबब बन गया है ड्यू टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज कॉल्ड ओरोग्राफिक रेनफॉल। फिर आ जाती है आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल। द रेन ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट्स इज नोन एज कन्वेक्शनल रेनफॉल। इन द हॉट एरियाज द एयर ड्यू टू मोर टेम्परेचर बिकम्स लाइट and where there is more evaporation the air rises in the form of convectional currents. As long as air goes upward, temperature goes on decreasing and water vapors turn into drops and make cloud. So rainfall occurs. अब हुआ क्या कि अब ये तो था माउंटेन वाला, ठीक है। अब हम दूसरी तरह से देख लेते हैं कि कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो मूव कर रहा होता है, ठीक है,
और कन्वेक्शनल करंट्स में कहीं पर समंदर का गर्म पानी गुजर रहा है, इलाका के ठंडा। अब हुआ ये कि यहाँ पर बेसिकली एक कन्वेक्शनल करंट का गुजर था, बादल आ रहे थे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर जब क्लाउड आया तो क्या हुआ, उसको वार्म टेम्परेचर मिल गया, जिसकी वजह से टेम्परेचर के अंदर चेंज आ गया। डिक्रीज या इंक्रीज होने से बारिश नीचे आना शुरू हो गई। समझ आ रही है बात की? सेम कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपका बाकी एरिया सारा गर्म है, ये कन्वेक्शनल करंट का जो यहाँ से गुजर रहा है वो ठंडा है, तो क्या होगा, तब भी जब बादल मूव कर रहा होगा तो टेम्परेचर के ऊपर जाने से या उसके डाउन होने से, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से ये प्रोसेस बारिश का होता है, जो कि टेम्परेचर डिक्रीज या इंक्रीज होने की बुनियादों के ऊपर हवा के अंदर चेंज आता है और वो ड्रॉपलेट्स इकट्ठे होकर बारिश बरसने का सबब बन जाते हैं। साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल कौन सी है जी? व्हेन एयर ट्रेवल्स फ्रॉम द एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू द एरियाज ऑफ लो प्रेशर, देन ड्यू टू द इंटरमिंगलिंग ऑफ हॉट एंड कोल्ड विंड्स अ साइक्लोन इज क्रिएटेड। अब यहाँ पे मैंने पहले बताया आपको माउंटेन का, फिर हमने बात कर ली कन्वेक्शनल करंट की, अब हम बात कर लेते हैं हवा की। हवा भी तो ठंडी गर्म होती है, अभी हमने पीछे पढ़ा है एयर प्रेशर को, याद आ गया? तो वो कहते हैं कि जब आपकी हॉट एंड कोल्ड विंड्स, टाइप्स ऑफ विंड्स याद है? हॉट एंड कोल्ड विंड्स जो हैं वो इंटरमिंगल होती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, तो टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है। गर्म इलाके के अंदर से हवा ठंडे इलाके के अंदर आ रही है, तो उनके आपस के अंदर जब एक दूसरे से इंटरेक्शन होगा, टकराव होगा, तो उससे टेम्परेचर के अंदर एक डेफिनेट चेंज आएगा, जिसकी वजह से ये साइकिल क्रिएट होता है और एक साइक्लोन बनता है नया, ठीक है। और वो साइक्लोन क्रिएट होने से, अगर अब आप जल्दी से पिछला वाले चैप्टर को याद कर लें तो लास्ट में हमने पढ़ा था टेम्परेट साइक्लोन, याद आ रहा है आपको? टेम्परेट साइक्लोन के अंदर क्या था कि द मेन रीजन ऑफ देयर फॉर्मेशन इज द कोलिजन बिटवीन कोल्ड पोलर एंड बिट हॉट ट्रॉपिकल विंड। पेज नंबर 53 की आप लाइन देखें टेम्परेट साइक्लोन की, ये आपकी ये टेम्परेट साइक्लोन के अंदर ये लिखा हुआ है, ये साइक्लोन क्रिएट हुआ है, और ये साइक्लोन क्रिएट होने से जो बेसिकली इसके अंदर बादल बन गए हैं वो बारिश बरसाने का सबब बन जाते हैं, और ये साइक्लोन्स जो हैं वो लो एरिया प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, और वहाँ जाकर ये इनको हॉट एयर मूव्स अपवर्ड आफ्टर गेटिंग लाइट इन वेट। हॉट एयर क्या होती है? वो हल्की होना शुरू हो जाती है, ऊपर को उठना शुरू हो जाएगी, ठंडी हवा भारी होने की वजह से नीचे आना शुरू हो जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा ग्रेजुअली, और कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जिससे ये हैवी क्लाउड्स क्रिएट करके रेनफॉल का बाइस बनेंगे। इज इट क्लियर? इसके बाद वर्ड आता है जी, ये आपकी बेसिकली हमने जो है रेनफॉल की टाइप्स जो हैं वो हमने पढ़ ली हैं। रेनफॉल के बाद आपका जो सेकेंड आ रहा था, नंबर 1 पे हमने रेनफॉल देखा, ठीक है, और रेनफॉल के बाद नंबर 2 क्या है जी? स्नोफॉल, और नंबर 3 पे है बेटा हमारी हेलिंग, ठीक है। स्नोफॉल क्या है जी? समटाइम्स ह्यूमिड एयर रीचेज द पॉइंट इन एटमॉस्फेयर वेयर द टेम्परेचर इज इवन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है, कई दफ़ा ह्यूमिड एयर जो है वो एक ऐसे टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के अंदर मूव करते हुए एक ऐसे पर्टिकुलर टेम्परेचर में पहुंचती है जहां पर उसका टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो जाती हैं? जम जाते हैं, फ्रोज़न हो जाती है, और फ्रोज़न शक्ल के अंदर वो ज़मीन पर गिरना शुरू होते हैं। फ्रोज़न क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं, फ्रोज़न पीसेस हो सकते हैं, छोटी छोटी सी, ऐसे लगता है क्रिस्टल फॉर्म के अंदर, एक आप उसको कहेंगे किस तरह से कि किसी ने यूं करके जो है वो बर्फ़ जो है वो बिल्कुल ही क्रश करके फॉर्म में आपको ऊपर से फेंकना शुरू कर दी है। दीज आर बेसिकली लिटिल काइंड ऑफ क्रिस्टलाइज्ड वाटर, ठीक है। दीज क्रिस्टल कंबाइन एंड मेक स्नोफ्लेक्स। ये क्रिस्टल्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं, स्नोफ्लेक की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। द स्नोफ्लेक्स आर वेरी लाइट, ये बहुत हल्के होते हैं, ठीक है, बहुत वेट के अंदर यानी वेटलेस होते हैं, बिल्कुल रुई की तरह। दे फ्लाई इन एयर एंड इवेंचुअली फॉल ऑन अर्थ, ये हवा में उड़ना शुरू हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्नोफॉल, इसको हम स्नोफॉल कहते हैं। द स्नो फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इन द फॉर्म्स ऑफ लेयर्स, ये लेयर्स की फॉर्म में होता है। अब क्या हुआ, एक दफ़ा स्नोफॉल हुई, ठीक है, लेयर
पूरी की पूरी वो स्नोफॉल की लेयर आपके पास आ गई। फिर दोबारा से वही कंडेंसेशन का प्रोसेस उसमें हुआ, ड्रॉपलेट्स फ्रीज हुए, नेक्स्ट लेयर जो जमी वो दोबारा से नीचे ज़मीन पर आना शुरू हो गई। These layers are initially soft and gradually become hard. अब ज़मीन पर भी वो क्या हो रहा है, लेयर्स की फॉर्म में। एक दफ़ा बर्फ़बारी हुई, लेयर पूरी बिछ गई, शुरू में क्या होगी, वो नरम होगी, हाथों पे आप एक दूसरे से खेल भी लेंगे, वो एक दूसरे को मार भी लेंगे, ठीक हो गया, वो आप इंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन आपने देखा है बहुत जो पहाड़ ऊपर ऊंचे ऊंचे होते हैं उनके ऊपर वो बड़ी बड़ी फॉर्म के अंदर टुकड़ों में, ग्लेशियर्स की फॉर्म में जम जाती है। वो लेयर के ऊपर जब लेयर जमना शुरू होती है, एक लेयर पिघली नहीं होती, उसके ऊपर दूसरी लेयर आ जाती है स्नो की, तीसरी आती है, चौथी आती है, ग्रेजुअली वो लेयर नीचे से हार्ड होती जाती है और फिर वो जो सॉफ्ट लेयर है वो नीचे वाली लेयर की निस्बत सॉफ्ट होगी, नीचे वाली लेयर हार्ड होगी। इसकी बेहतरीन एग्जांपल आप अपने फ्रीज़र्स की ले सकती हैं कि जो ऊपर फ्रीज़र्स होते हैं हमारे, जब हम उनको अक्सर खोलें तो वो क्या होता है कि ऊपर की जो बर्फ़ जमी हुई होती है वो हम हाथ से भी उसको आराम से सॉफ्ट फॉर्म में उतार सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको जल्दी नहीं उतारते और वो जो है मामा थोड़ा लेट कर देती हैं फ्रीज़र साफ़ करने में, तो क्या होता है, वो जम जाती है, बिल्कुल वो इतनी हार्ड हो जाती है कि फिर आपको फ्रीज़र बंद करना पड़ता है, वो फिर पिघलेगी और पिघलने के बाद मामा उसको साफ़ करेंगी। ऐसे ही होता है ना। तो बिल्कुल वही प्रोसेस है कि वो एक से एक जो लेयर है वो जमती जाती है। अगर वो सॉफ्ट लेयर पहले ही हम उसको रिमूव कर देंगे तो वो प्रेशराइज नहीं होती, उसके ऊपर वज़न नहीं आता। लेकिन जब लेयर के ऊपर लेयर आना शुरू होती हैं तो नीचे वाली जो लेयर्स हैं वो वज़न की वजह से दबती जाती हैं और हार्ड हो जाती हैं। इज इट क्लियर? फिर आ जाए जी आपकी हेलिंग। हेलिंग क्या है जी? एयर टेक्स द वाटर वेपर्स टू सच कोल्ड एरियाज इन एटमॉस्फेयर वेयर टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। अक्सर आपने देखा गोलों की शक्ल के अंदर ओले पड़ते हैं, बड़ी बड़े बॉल्स की शक्ल में बर्फ़ जो है वो ऊपर से आ रही होती है। वो क्या होता है कि हवा जो है वो ऐसे टेम्परेचर में चली जाती है जहाँ पर एकदम गर्म से वो ठंडे टेम्परेचर के अंदर आ गई है और बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर एकदम उस ड्रॉपलेट को मिल गया। हेयर वाटर वेपर्स फ्रीज एंड फॉर्म हेल्स। यहाँ पे पानी जो है या ड्रॉपलेट्स जो हैं वो फ्रीज होंगे और गोलों की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। अब जितना बड़ा ड्रॉपलेट होगा उतनी बड़ी आपको वो हेलिंग की फॉर्म नज़र आएगी कि बड़ा ड्रॉपलेट है तो वो गोले का साइज़ बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़ जाएंगे, उनकी कंडेंसेशन जो ज़्यादा हो जाएगी, कंबाइन फॉर्म में वो ड्रॉपलेट्स इकट्ठे होंगे। तो जितने बड़ा साइज़ ऊपर उसके फ्रीजिंग का बनेगा ड्रॉपलेट का होगा, उतना बड़ा साइज़ हेल का आपको नीचे जो है वो ज़मीन पर फील होगा। When these hails fall, the water vapors in their way join them and their size increases. अब ऊपर से जब हेलिंग आने लगी है तो रास्ते में जितना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक मज़ीद पानी मिल रहा है उसको, तो वो क्या हो रहा है, वो उसके अंदर मिक्स होता जा रहा है। तो इसीलिए जब आपकी हेलिंग होती है तो स्नो बॉल्स और वाटर मिक्स फॉर्म में आसमान से ज़मीन पर आ रहे होते हैं। बारिश भी हो रही होती है और ओले भी बरस रहे होते हैं, दोनों चीज़ें मिक्स होके आती हैं। ये बेसिकली आपकी प्रेसिपिटेशन और उसकी टाइप्स थी। रेनफॉल के आगे 3 टाइप्स थी, फिर स्नोफॉल, हेलिंग। ये बेसिकली 3 अदर टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। उसके बाद 2 चीज़ें इसमें मेन हमारी रह गई हैं, आइजोहाइट एंड रेन गॉज। आइजोहाइट क्या है? आइजोहाइट जैसे कि हमने आइजोथम्स पढ़े थे, प्रेशर की वजह से हमने एरियाज मैप पे देखे थे। आइजोहाइट्स भी बेटा वो वाली लाइंस हैं जो कि सेम प्रेसिपिटेशन के इलाकों को मिलाती हैं। ये भी आपकी बिल्कुल इसी तरह, जैसे फॉर एग्जांपल लाहौर है, फिर इंडिया का कोई इलाका दिल्ली है, बांग्लादेश का कोई एरिया ले लें, इसी तरह आप मज़ीद रशिया में चले जाएं तो ये जो लाइन एक ही प्रेसिपिटेशन की ये लाइन आपको मिल रही है, दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड आइजोहाइट। मैप के ऊपर हम एक ही प्रेसिपिटेशन के लेवल पे जब इलाकों को, कंट्रीज़ को, सिटीज़ को मिलाते हैं, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड आइजोहाइट। उसके बाद बेटा रेन गॉज बेसिकली जो है ना, ये आपका आता है जो कि इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग रेनफॉल। आपकी बारिश कितनी हुई है, किस तादाद में हुई है, ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम मेजर करते हैं। ये क्या होता है? रेन गॉज कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल सिलेंडर्स, 2 मेटल के सिलेंडर होते हैं, ठीक है, जो कि एंड 1 मेजरिंग ग्लास सिलेंडर, और एक ग्लास सिलेंडर होता है, ठीक है। अब उस ग्लास सिलेंडर के अंदर बारिश पड़ रही होती है, ठीक है, और वो रेन गॉज के जो बाकी 2 सिलेंडर्स हैं वो मेजर कर रहे होते हैं कि इतनी देर के अंदर जो है वो फ्लास्क जब जो है इज़ अटैच विद द बिगर मेटल सिलेंडर, यूजुअली स्मॉल सिलेंडर इज़ इनसाइड द बिग सिलेंडर वेयर द रेन वाटर इज़ कलेक्टेड।
बड़े सिलेंडर के अंदर छोटा सिलेंडर जो है वो रखा हुआ होता है जिसके अंदर बारिश गिरती है और उससे बारिश को हम मैयर करते हैं। द measuring glass cylinder which is fixed under metal cylinders continuously measures the quantity of water। हम उसके क्वांटिटी ऑफ वाटर को मैयर करके हम बताते हैं कि अच्छा इतने घंटे के अंदर या इतने मिनट में इतनी सेंटीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड हुई है। वो कैसे पता चला? वो वाटर की जो क्वांटिटी है उसको मैयर करके हमने ये बात बताई है। ये बेसिकली आपका ये चैप्टर था। इसके बाद आ जाती है एक और टाइप है जी स्लीट, जिसका मैंने बारहा जिक्र किया। स्लीट क्या है जी? कॉम्बिनेशन ऑफ रेनफॉल एंड स्नोफॉल इज कॉल्ड स्लीट। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये भी प्रेसिपिटेशन की एक टाइप है जो आपके अगले पेज पे है जी, पेज नंबर 63 के ऊपर। When raindrops pass through the lower cold layers of atmosphere, they freeze। अब रेन ड्रॉप्स जब उस एरिया से गुजरती हैं जहाँ पे कोल्ड लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर में, वहाँ पे वो फ्रीज होना शुरू हो जाती हैं। These drops contain liquid water inside but their outer covering is hard। अब होता क्या है, ये ऐसे समझ लें कि वो अक्सर आप बर्फ़ जमाएं तो बर्फ़ के ऊपर क्या होती है? ऊपर की लेयर सख्त होती है, अंदर पानी होता है। देखा है कभी उस बर्तन को जब बर्फ़ अभी कच्ची जमी हुई होती है? तो ये बिल्कुल उस तरह से समझ लें कि जो ड्रॉपलेट्स हैं अभी वो कच्चे कच्चे होते हैं, ऊपर से वो बाहर की जो कवरिंग होगी उनकी वो जम चुकी होती है, लेकिन अंदर उसके वाटर होता है, काइंड ऑफ बैलून बाहर से हार्ड आपको लगे तो अंदर आपने उसके पानी भरा हुआ हो, तो वो जब नीचे गिरेगा तो क्या होगा? पानी। तो बिल्कुल ये आपकी स्लीट इस शक्ल की होती है कि उसकी बाहरी सतह सख्त होती है, जमी भी होती है और अंदर उसके वाटर लॉक हुआ होता है। जब वो ज़मीन पर किसी चीज़ से टकराते हैं तो वो पानी की शक्ल हमें नज़र आते हैं। ये था जी बेसिकली आपका। आगे प्रेसिपिटेशन एज अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। प्रेसिपिटेशन आपकी सोर्स है फ्रेश वाटर की। प्रेसिपिटेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फ्रेश वाटर रिजर्वायर्स इन हिली, प्लेन एंड डेजर्ट एरियाज। बारिश या प्रेसिपिटेशन इज बेसिकली अ नेचुरल वे ऑफ वाटर रिजर्वायर्स। पानी की आपकी जो ज़मीन के ऊपर जितनी भी आप इकट्ठा करते हैं, दरियाओं से पानी आता है नहरों में, उनके हम कैनाल्स लेते हैं। उसके अलावा ज़मीन के नीचे जो पानी जाता है वो भी सारा आपका यही पानी है जो नीचे एब्जॉर्ब होकर अर्थ अपने अंदर स्टोर करती है। द स्टोरेज ऑफ वाटर इन रिजर्वायर्स इंक्रीज थ्रू रेन इन रिवर, स्ट्रीम्स एंड लेक्स। और यही स्टोरेज है जो बेसिकली इन जैसे जैसे बारिशों का सीज़न शुरू होता है हम वहाँ पर उस वाटर को स्टोरेज करते हैं रिजर्वायर्स की फॉर्म में, फिर वो दरियाओं के ज़रिए लेक्स की फॉर्म में हम उन एरियाज़ तक उसको लेकर जाते हैं कि वो, और कई दफ़ा पानी अपना रास्ता ख़ुद बना के एक दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है और बेहतरीन सिस्टम के थ्रू उन एरियाज़ में भी पानी चला जाता है जहाँ पर बारिशें नहीं होती हैं। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट लाइफ। बेटा ज़मीन पर ज़िंदगी पानी के बगैर नामुमकिन है। आपकी इंसान, पौधे और जानवर तीनों के लिए पानी एक अहम चीज़ है और कुदरती एक अमल है कि इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। द लाइफ ऑफ प्लांट इज़ एट अ वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन इफ़ दे आर नॉट प्रोवाइडेड विद वाटर। अगर हम लोग कहते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो बिल्कुल उनकी लाइफ ख़त्म होने वाली हो जाएगी अगर उनको हम पानी नहीं देते हैं। अगर हम ये सोचें कि हाँ जी सिर्फ सूरज की रोशनी मिल जाए तो पौधे ज़िंदा रहेंगे, नहीं, पानी, सूरज की रोशनी, हर चीज़ उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। वाटर इज़ प्रोफ्यूजली यूज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इस्तेमाल के लिए, चीज़ों को वॉश करने के लिए, चीज़ों को बनाने के लिए, मटीरियल्स को मिक्स करने के लिए आपका वाटर इस्तेमाल होता है। फैक्ट्रीज़ के अंदर भी, छोटी बड़ी तमाम फैक्ट्रीज़ में, इवन आप लेदर को वॉश करेंगे, पहले आप खालें धोने के लिए और उसके बाद आपका लेदर बनता है, उससे गुड्स बनती हैं, उसके अंदर भी वाटर क्वांटिटी आपको चाहिए होती है। सीमेंट का मिक्सचर आप घरों को कंस्ट्रक्शन के लिए आपको देखें कि जो बनता है उसके अंदर वाटर क्वांटिटी चाहिए। तो आप पानी के बगैर ज़िंदगी या ज़रूरत, जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करना नामुमकिनात में से है। वाटर एक्ट्स एज बैकबोन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपकी एग्रीकल्चर जो है वो वाटर के बगैर नामुमकिन है। जब तक आपकी फसलों को एक मुकर्ररा मकदार में पानी नहीं मिलता है तो आपकी फसलें उस लेवल पे प्रोडक्शन नहीं दे पाती हैं, फसलें बिल्कुल तबाह हो जाती हैं। हर चीज़ जो है वो आप देखें तो एक सर्कल ऑफ लाइफ जो है उसके अंदर हम गौर करें तो ऑक्सीजन इज़ इम्पॉर्टेंट, रेस वाटर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट फॉर द ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है मेरा बेटा।
अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें। यहाँ पे आपका ये चैप्टर कवर हो गया है। इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चंस आपने देखने हैं। आई होप आपने अच्छी तरह से ये सब चीज़ों को समझ लिया है। आइंदा जब आप आसमान पे बादल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कौन सी टाइप के बादल देख रहे हैं। ठीक है, अपने घर में रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।